वेलकम एवरीबॉडी। सर्वप्रथम हम यहाँ पर सामान्य स्पेक्ट्रोमीटर के क्या क्या भाग हैं, उनका क्या उपयोग है, स्पेक्ट्रम किस तरीके से निर्मित होता है, उस प्रक्रिया की यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एक सामान्य जानकारी आपको एक स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में होनी चाहिए, जिसमें हम कैसे स्रोत का उपयोग करते हैं, डिटेक्टर क्या होता है, या एम्पलीफायर क्या काम करता है, या रिकॉर्डर कैसे काम करता है, ये सब प्रक्रिया आपको जानकारी में होनी चाहिए। तो हम किसी भी एक सामान्य स्पेक्ट्रोमीटर को यदि प्रतीकात्मक रूप में प्रदर्शित करें तो उसमें अनिवार्य रूप से एक स्रोत निर्मित होता है, जिसको हम इस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। ये स्रोत को दर्शाता है या सोर्स को प्रदर्शित करता है। यहाँ से आने वाले विकिरणों को हम एक निश्चित सैंपल ट्यूब से होकर गुजारते हैं, जिसको मैं यहाँ टी से प्रदर्शित करता हूँ, प्रादर्श नली है। और जिस पदार्थ पर विकिरणों का या विकिरणों की अंतःक्रिया का अध्ययन करना है, उस पदार्थ को यहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ से आने वाली विकिरण पदार्थ से होते हुए जब बाहर निकलती है तो इन विकिरणों को आगे हम डिटेक्टर में भेजते हैं, जो कि ये मोनोक्रोमेटर में भेजते हैं, जो कि आगे एनालाइजर का काम भी करता है। तो यहाँ पर मोनोक्रोमेटर के अंदर इसको भेजा जाता है। उसके बाद में इन्हीं विकिरणों को हम आगे नेक्स्ट में डिटेक्टर में भेजते हैं, संसूचक के साथ, संसूचक में। उसके बाद में इनको एम्पलीफाई किया जाता है, और एम्पलीफाई करने के बाद में लास्ट में इनको रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड के अंदर एक इस तरह का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इसको यदि सूक्ष्म भागों के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो STMDAR ये एक सामान्य स्पेक्ट्रोमीटर जो हम प्रयुक्त कर रहे हैं, उसके अंदर इतने कम से कम भाग होने चाहिए, जिसमें हम सैंपल को डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ किसी तरह की अलग विकिरणों को उपयोग में नहीं लिया गया है। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोमीटर के चित्र को हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। इसके अंदर S जो दिया गया है, इसको हम कहते हैं सोर्स या स्रोत, जो कि वास्तव में विकिरण स्रोत का कार्य करता है। जिन विकिरणों का हमें या जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण का प्रादर्श नली में भरे पदार्थ के साथ अंतःक्रिया का अध्ययन करना है, उस स्रोत का यहाँ पर उपयोग करते हैं, जिसको S या सोर्स से प्रदर्शित किया गया। सेकंड है टी को पूरे नाम के रूप में हम कहते हैं सैंपल ट्यूब, या हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रादर्श नली बनी हुई है। इस नली के अंदर हम उस पदार्थ को रखते हैं जिसका अध्ययन करना है, चाहे वो गैस अवस्था में है या विलयन के रूप में उपस्थित है। उसके बाद में अगले नंबर पर आता है M से जो प्रदर्शित किया जाता है, इसको कहते हैं मोनोक्रोमेटर, या इसे एनालाइजर या विश्लेषक भी कहते हैं। विश्लेषक या एनालाइजर या मोनोक्रोमेटर कहा जाता है, M से प्रदर्शित करते हैं। और ये इधर से जो विकिरण आ रही हैं, उन विकिरणों को अलग अलग तरंग दैर्ध्य के रूप में पृथक करने का कार्य करता है। उसके बाद में जो D दिया गया है, ये डिटेक्टर है, और डिटेक्टर को हम यहाँ पर संसूचक कहते हैं। तो संसूचक या डिटेक्टर यहाँ से आने वाली विकिरणों को तरंग दैर्ध्य के अनुसार डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद में इन तरंगों को, जो कि विकिरण के रूप में है, इनको ऊर्जा तरंगों में परिवर्तित करता है, या एनर्जी रेडिएशन के अंदर परिवर्तित करता है, या विद्युत तरंगों के रूप में परिवर्तित करता है, या विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद में आता है ए का यहाँ अर्थ है एम्पलीफायर, या एम्पलीफायर को हम कहते हैं आवर्धक, या यहाँ से जो विकिरण प्राप्त हो रही है उसको आवर्धित करता है, एम्पलीफाई करने का काम करता है। एम्पलीफाई करके फिर ये अंत में आलेखक को भेजता है, और आलेखक इन विकिरणों को एक निश्चित फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर आलेखित करता है, या पेपर है उस पर कलम की सहायता से एक निश्चित अवशोषण पीक्स का निर्माण करता है, और एक स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। यहाँ जो संरचना दी गई है, आलेखन के बाद में जो संरचना प्राप्त होती है, उसको हम यहाँ स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इस तरीके से कितने भाग हो गए? तो यहाँ पर एक पहला भाग है किसी भी सामान्य स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर विकिरण स्रोत अनिवार्य रूप से, फिर प्रादर्श नली या प्रादर्श रखने के लिए स्थान, फिर उस प्रादर्श नली के बाद में जो विकिरण बाहर निकल रही है, परावर्तित विकिरण है, उन विकिरणों का
विश्लेषण किया करने के लिए मोनोक्रोमेटर या ग्रेटिंग का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में संसूचक या डिटेक्टर लगा होता है और उसके बाद में आवर्धक, एम्पलीफायर और अंत के अंदर आलेखक की सहायता से एक निश्चित स्पेक्ट्रम का निर्माण किया जाता है। इस संरचना के अंदर हम एक एक करके इनका वर्णन करें तो सर्वप्रथम स्रोत वास्तव में हम ऐसे स्रोत का चयन करते हैं जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्षेत्र का हम उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पर विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। यदि हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यूवी विजिबल क्षेत्र की रेडिएशन प्राप्त करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन ड्यूटेरियम विसर्जन लैंप का उपयोग करते हैं। तो स्रोत के रूप में यदि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम विसर्जन लैंप प्रयुक्त किया जाए तो इनसे यूवी विजिबल रेडिएशंस प्राप्त होती है या पराबैंगनी और दृश्य विकिरण प्राप्त होती है। इन्हीं विकिरणों को यदि हम यहाँ पर आपतित करते हैं तो ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। और यहाँ से जो विकिरण आ रही है इन विकिरणों को हम आपतित विकिरण कहते हैं, जो कि यूवी विजिबल प्रकृति की है, जिसकी इंटेंसिटी हम I0 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये विकिरण जब प्रादर्श नली पर आपतित या प्रादर्श नली में भरे पदार्थ पर आपतित होती है तो उनके साथ अंतःक्रिया द्वारा कुछ विकिरण अवशोषित हो जाती है और शेष विकिरण यहाँ पर उत्सर्जित होगी। और उत्सर्जित विकिरण जिसको हम ट्रांसमिटेड रेडिएशन कहते हैं IT के रूप में इस प्रादर्श नली से बाहर निकलती है और इन्हीं का विश्लेषण किया जाता है। इसी तरीके से अगर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जगह केवल हम विजिबल स्पेक्ट्रो या दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्ययन की बात करते हैं तो स्रोत यहाँ पर पहले HD विसर्जन लैंप प्रयुक्त किया गया था, लेकिन दृश्य विकिरण के लिए हम गर्म टंगस्टन तंतु का उपयोग करते हैं। जैसे पुराने समय में या पहले जब जो बल्ब काम में ले रहे हैं, सामान्य बल्ब LED वगैरह नहीं, जो सामान्य बल्ब ले रहे हैं जिसके अंदर एक कॉइल लगी होती है तो वो टंगस्टन तंतु है और उस तंतु को गर्म करने पर दृश्य विकिरण उत्पन्न होती है। तो अगर मुझे दृश्य विकिरण प्राप्त करनी है तो स्रोत के रूप में गर्म टंगस्टन तंतु का उपयोग करना पड़ेगा। और इसी तरीके से यदि मैं IR रेडिएशन प्राप्त करना चाहता हूँ तो IR रेडिएशन प्राप्त करने के लिए हम नॉन्स्ट ग्लोअर का उपयोग करते हैं। तो नॉन्स्ट ग्लोअर है और इस ग्लोअर की सहायता से हम अवरक्त विकिरण या IR रेडिएशन उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके से जिस प्रकार के स्पेक्ट्रोमीटर का हम बात कर रहे हैं उसमें जो विकिरण हमें चाहिए उनके अनुसार अलग अलग स्रोतों का चयन किया जाता है। यदि मुझे यूवी विजिबल रेडिएशन चाहिए, HD विसर्जन लैंप, विजिबल रेडिएशन चाहिए, गर्म टंगस्टन तंतु, और IR रेडिएशन चाहिए तो नॉन्स्ट ग्लोअर का उपयोग किया जाता है। सेकंड नंबर पे हम बात कर रहे हैं प्रादर्श नली की या सैंपल ट्यूब की बात करते हैं। सैंपल ट्यूब वास्तव में ऐसे पदार्थ से निर्मित की जाती है जो स्रोत के अंदर प्रयुक्त की गई विकिरणों को अवशोषित नहीं करे, क्योंकि अगर स्रोत में जो विकिरण आ रही है उसी का उपयोग कर देगा तो पदार्थ के साथ पर्याप्त अंतःक्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रादर्श नली या सैंपल ट्यूब ऐसे पदार्थ की बनाई जाती है जो प्रयुक्त किए गए विकिरणों को जो कि स्रोत से आ रहे हैं उनके साथ में किसी प्रकार की अवशोषण या उत्सर्जन प्रक्रिया नहीं करती है। अर्थात स्रोत की विकिरणों को उत्सर्जित अवशोषित न करने वाले या अवशोषित न करने वाली प्रादर्श नली का यहाँ पर चयन किया जाता है। यहाँ पर यदि मैं यूवी विजिबल रेडिएशन प्रयुक्त कर रहा हूँ तो यहाँ पर सैंपल ट्यूब जो बनाई जाती है वो वास्तव में, वैसे अलग अलग कर देते हैं इसको, यदि केवल यूवी रेडिएशंस का हम उपयोग कर रहे हैं तो प्रादर्श नली है वो यहाँ पर सामान्य पदार्थ के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित क्वार्ट्ज से बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्वार्ट्ज से बनी सैंपल ट्यूब का उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्वार्ट्ज या कैल्शियम कार्बोनेट, क्रिस्टलीय कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित जो सैंपल ट्यूब है वो यूवी रेडिएशन का अवशोषण नहीं करता। लेकिन यदि मैं विजिबल रेडिएशन प्रयुक्त कर रहा हूँ, विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्रोत से आने वाली विजिबल रेडिएशन
को ग्लास अवशोषित नहीं करता है, इसलिए सैंपल ट्यूब के रूप में कांच या ग्लास का उपयोग किया जाता है। और यदि IR रेडिएशन प्रयुक्त की गई है तो इसके लिए हम NaCl से निर्मित या KCl से निर्मित या KBr से निर्मित पात्र का उपयोग करते हैं। और यही सैंपल ट्यूब अगर NaCl KBr से निर्मित है तो IR रेडिएशनों का ये अवशोषण नहीं करती। अतः हम इस IR स्पेक्ट्रम के लिए हम इस सैंपल ट्यूब का या इससे बनी हुई सैंपल ट्यूब का उपयोग करते हैं। तो प्रादर्श नली ऐसे पदार्थ से बनाई जाएगी जो स्रोत से आने वाली विकिरण, जिनमें स्रोत से उत्पन्न विकिरणों का यह अवशोषण नहीं करे, उन्हीं सैंपल ट्यूब में ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिसमें क्वार्ट्ज, ग्लास या KCl NaCl से निर्मित सैंपल ट्यूब्स काम में ली जाती है। नेक्स्ट आता है मोनोक्रोमेटर। तो यहाँ से प्रादर्श नली पर आपतित विकिरण अवशोषित होने के बाद शेष जो ट्रांसमिटेड विकिरण है, यह विकिरण कहाँ भेज दी जाती है? मोनोक्रोमेटर में भेज दी जाती है या एनालाइजर या विश्लेषक में इसको भेज दिया जाता है। मोनोक्रोमेटर को एनालाइजर भी कहते हैं, एनालाइजर में भेज दिया जाता है। और एनालाइजर में भेजने पर एनालाइजर का काम क्या है? उधर से आने वाली जितनी ट्रांसमिटेड रेडिएशन है, उन ट्रांसमिटेड रेडिएशंस को तरंग दैर्ध्य के अनुसार अलग अलग करने का काम या ग्रेटिंग का काम मोनोक्रोमेटर एनालाइजर के द्वारा किया जाता है, जो अलग अलग तरंग दैर्ध्यों को पृथक कर देता है ताकि हम आसानी से उनकी तीव्रता के अनुसार उसका अध्ययन कर सकें। तो यहाँ पर एनालाइजर का काम क्या है? एनालाइजर या मोनोक्रोमेटर यहाँ पर तरंग दैर्ध्य के अनुसार विकिरणों को पृथक करता है। तो विकिरणों को अलग अलग या पृथक करने का काम या ग्रेटिंग का काम मोनोक्रोमेटर या एनालाइजर द्वारा किया जाता है ताकि इनका हम आसानी से अध्ययन कर सकें। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है मोनोक्रोमेटर के बाद में डिटेक्टर। डिटेक्टर को हम कहते हैं संसूचक। एक चीज और इसमें ध्यान रखना, जो मोनोक्रोमेटर या विकिरणों को पृथक करने के लिए जिस मोनोक्रोमेटर ग्रेटिंग का उपयोग किया जाता है, यह उसी पदार्थ से बनाई जाती है। किस पदार्थ से बनाई जाती है? उसी पदार्थ से बनाई जाती है या बनाया जाता है जिससे प्रादर्श नली बनी हुई है। तो प्रादर्श नली में जिस पदार्थ का उपयोग हमने किया है, उसी पदार्थ से निर्मित डिटेक्टर या ग्रेटिंग का उपयोग किया जाता है ताकि हम लैम्डा जो प्रदर्शित कर रहे हैं उनका अंतःक्रिया इंटरेक्शन नहीं हो और सभी जो अन्य लैम्डा है वो आसानी से पृथक हो जाए और अध्ययन आसानी से किया जा सके। उसके बाद में आता डिटेक्टर या संसूचक। संसूचक वास्तव में क्या काम करता है? जितनी भी ग्रेटिंग के बाद में या इस मोनोक्रोमेटर के बाद में विभिन्न तरंग दैर्ध्य युक्त विकिरण इसके ऊपर आपतित होती है, ये विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो यहाँ से जितनी भी विकिरण प्राप्त हो रही है, उन विकिरण ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? संसूचक करता है। और यहाँ पर हम संसूचक भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुसार अलग अलग काम में लेते हैं। यदि मैं बात करता हूँ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम कौन से संसूचकों का उपयोग करते हैं? फोटो डिटेक्टर संसूचक, प्रकाश सुग्राही या प्रकाश संसूचक का उपयोग करते हैं। तो फोटो डिटेक्टर के रूप में हम फोटो सेल काम में लेते हैं जो कि प्रकाश संसूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और यह फोटो संसूचक वास्तव में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिद्धांत पर कार्य करता है या प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिद्धांत के आधार पर ये प्रकाश संसूचक कार्य करता है और इस फोटो डिटेक्टर या प्रकाश संसूचक की सहायता से आने वाली विकिरण ऊर्जा को हम प्रकाश ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करते हैं और यह फोटो डिटेक्टर काम में लिया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा यदि मैं IR स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेक्टर के रूप में हम जनरली
थर्मल डिटेक्टर या तापीय संसूचक का उपयोग करते हैं। थर्मल डिटेक्टर या तापीय संसूचक का उपयोग करते हैं, जो कि यहाँ पर ऊष्मीय गुणों पर आधारित है, और ये विकिरण के ऊष्मीय गुणों पर आधारित होने के कारण थर्मल डिटेक्टर के रूप में आईआर रेडिएशन को हम विकिरण ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित करते हैं। और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय गुणों पर आधारित है। तो इस तरीके से विभिन्न विकिरण ऊर्जाओं को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुसार अलग अलग संसूचकों का उपयोग किया जाता है। यूवी विजिबल के लिए फोटो डिटेक्टर काम में लिए जाते हैं या फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, जबकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में तापीय संसूचक या थर्मल डिटेक्टर प्रयुक्त किए जाते हैं, जो कि विद्युत धारा के ऊष्मीय गुणों पर आधारित है, जिसमें विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद में अगला भाग आता है जिसको हम कहते हैं एम्प्लीफायर या प्रवर्धक या एम्प्लीफायर। वास्तव में प्रवर्धक या एम्प्लीफायर क्या काम करता है? एम्प्लीफायर आने वाली विकिरणों को परिवर्धित करने का काम करता है, आवर्धित करने का काम करता है। आवर्धित करने का मतलब है जो विकिरण प्राप्त हो रही है जिसकी विद्युत ऊर्जा बहुत कम है, उसको बढ़ाने का काम करता है। जैसे एम्प्लीफायर की सहायता से हम आवाज़ को बढ़ाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो ऊर्जा विकिरण आ रही है या विद्युत ऊर्जा के रूप में जो मान प्राप्त हो रहा है या विकिरण या विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा के मान को बढ़ाने का काम करता है, ताकि उस बढ़ी हुई ऊर्जा की सहायता से हम उनका आसानी से आलेखन कर सकें। तो आलेखन आसान करने के लिए हम विद्युत ऊर्जा को एम्प्लीफाई करते हैं, प्रवर्धित करने का काम करते हैं, और प्रवर्धक यही प्रक्रिया संपन्न करता है। और लास्ट पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं रिकॉर्डर, और रिकॉर्डर को हम हिंदी में आलेखक कहते हैं। आलेखक वास्तव में क्या है? आलेखक आवर्धित विद्युत ऊर्जा तरंगों को इस तरीके से आवर्धित कर चुका है कि अब यह उस किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट या पेपर के ऊपर लगाई गई कलम को हिला करके एक निश्चित प्रकार का पैटर्न निर्मित करने का काम करता है, जिसके अंदर एक निश्चित ट्रॉफ और इस तरह की संरचना निर्मित होती है, या इसको हम कहते हैं सिग्नल्स निर्मित होते हैं। और इन विभिन्न सिग्नलों युक्त जो संरचना प्राप्त होगी उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, और उसी स्पेक्ट्रम के अध्ययन के द्वारा हम आणविक संरचना ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से हम यदि एक सामान्य स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो सामान्य स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर कुल मिलाकर यही भाग होते हैं, जिसमें पहला है स्रोत, दूसरा है प्रादर्श नली, तीसरा है विश्लेषक, चौथा संसूचक, पांचवा आवर्धक, छठा आलेखक है। इन 6 भागों के अंदर जो विकिरण स्रोत है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुसार अलग अलग स्रोतों का उपयोग किया जाता है, जिसके नाम यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, जो अलग अलग विकिरण उत्पन्न करते हैं। सेकंड नंबर पे हम लेते हैं प्रादर्श नली या सैंपल ट्यूब। सैंपल ट्यूब सामान्यतः उन पदार्थों से निर्मित की जाती है जो स्रोत से आने वाली विकिरणों का अवशोषण नहीं करे। इसके लिए अलग अलग प्रकार की सैंपल ट्यूब्स बनाई जाती है। इन सैंपल ट्यूब्स को हम कई बार क्यूवेट भी कहते हैं, क्यूवेट भी नाम दिया गया है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर हम प्रदर्शित करें तो तीसरे नंबर पर आता है मोनोक्रोमेटर, और ये मोनोक्रोमेटर लैम्डा विकिरणों को, जो आने वाली जो परावर्तित या ट्रांसमिटेड विकिरण है, उन ट्रांसमिटेड विकिरण को भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों के रूप में पृथक करने का काम करता है, और उन क्षेत्रों के अंदर तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न रूप से पृथक करने के बाद हम आसानी से उनकी पहचान कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रयुक्त किया गया मोनोक्रोमेटर और एनालाइजर भी उसी पदार्थ से बनाया जाता है जिस पदार्थ से सैंपल ट्यूब बनी हुई है। अर्थात यहाँ पर डिटेक्टर या एनालाइजर उन पदार्थों से निर्मित किया जाएगा जो स्रोत से आने वाली विकिरणों का अवशोषण नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 4 पे डिटेक्टर या संसूचक। ये संसूचक आने वाली विभिन्न तरंग दैर्ध्य विकिरणों को
या विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। और ये केवल अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुसार अलग अलग संसूचकों के रूप में ये कार्य संपन्न किया जाता है। उसमें दो नाम यहाँ पर दिए गए हैं कि यदि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रयुक्त की गई है तो उसमें हम प्रकाश संसूचक या फोटो सेल का उपयोग करते हैं, और यह फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। और अगर हम फोटो सेल का उपयोग डिटेक्टर के रूप में करते हैं तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रोमीटर को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नाम हो जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम फोटो सेल या फोटो डिटेक्टर का उपयोग करते हैं तो इस प्रकार से निर्मित स्पेक्ट्रम को हम स्पेक्ट्रोफोटो या निर्मित स्पेक्ट्रोमीटर या प्रयुक्त स्पेक्ट्रोमीटर को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के नाम से दर्शाते हैं। इसी तरीके से IR विकिरण को हम तापीय संसूचकों के उपयोग के द्वारा विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और ये तापीय संसूचक विद्युत धारा के ऊष्मीय गुणों पर आधारित होता है। 5वें नंबर पर आता है आवर्धक या एम्पलीफायर, जो आने वाली विद्युत ऊर्जा विकिरणों के आवर्धन का काम करता है, जिससे कि इनका आसानी से आलेखन हो जाए। तो आलेखन से पूर्व आवर्धन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। और लास्ट में नंबर 6 पर हम प्रदर्शित करते हैं रिकॉर्डर या आलेखक। और आलेखक वास्तव में एक कागज़ या पेपर है, उस पेपर के ऊपर एक कलम लगी हुई है, और कलम को चलाने के लिए आवर्धित विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जिससे कलम चलती है और उसकी सहायता से पेपर पर या फोटोग्राफिक प्लेट पर एक निश्चित संरचना युक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो आलेखक स्पेक्ट्रम निर्मित करने का काम करता है। तो इस प्रकार से एक सामान्य स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर इन भागों का उपयोग करके हम इसके लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही ये सिंपल टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट में हम बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन काम में लेंगे। थैंक यू सो मच।